वेस्ट बंगाल के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगले 2-2.5 महीने में बीजेपी के लिए जो फाइनल फ्रंटियर है वेस्ट बंगाल, वहां पे चुनाव होगा। और टीएमसी जो रीजनल पार्टीज में मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम से सत्ता के अंदर है, ममता बनर्जी के लिए भी ये एसेट टेस्ट आने वाला है। तो वेस्ट बंगाल को लेके एक बहुत बड़ा सर्वे किया है हमारे मित्र अमिताभ तिवारी जी ने। उनकी वोट वाइब नाम की कंपनी है जो ये सब सर्वेस करती है। तो वेस्ट बंगाल के मुद्दे क्या हैं? हाउ पॉपुलर इज द चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी? क्या एंटी इनकम्बेंसी है? बीजेपी का क्या चांस है? ये एक बहुत बड़े सर्वे में सारी बातें आई हैं। पर उससे पहले थोड़ा सर्वे जो लास्ट फ्रंटियर है बीजेपी के लिए, वो भी है बीएमसी। म्युनिसिपैलिटी लेवल में मेरे ख्याल से वही एक फ्रंटियर है। और वहां पे भी एक रीजनल पार्टी बोलूं, वो पार्टी भी टूट चुकी है, ठाकरे परिवार बोल लूं, उनका बहुत देर से होल्ड रहा है। तो बीएमसी का चुनाव भी होने जा रहा है। तो 2-4 मिनट में बीएमसी पे बात करना चाहता हूं और फिर मैं डिटेल में वेस्ट बंगाल पे बात करूंगा। थैंक यू अमिताभ फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। अब अगर बीएमसी की बात कर लें, बीजेपी ने, मैं ब्रॉड बात कर लूंगा, फिर मैं एक दो फोटोज दिखाऊंगा जो आपने सर्वे किया है। तो हाउ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकली बीएमसी है फॉर ठाकरे फैमिली और द शिवसेना ठाकरे ग्रुप टू सर्वाइव इन पॉलिटिक्स नाउ? देखिए, अगर बीएमसी की बात करें तो बीएमसी का जो बजट है वो ऑलमोस्ट सारे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट फॉर आसाम उससे ज्यादा है। और राउंड वन यानी जब जब शिवसेना में स्प्लिट हुआ तो राउंड वन जो थी लोकसभा चुनाव में, यानी शिवसेना यानी बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी कौन, तो उसमें राउंड वन में यूबीटी जीती यानी शिवसेना यूबीटी जीती। लेकिन विधानसभा चुनाव में राउंड टू में एकनाथ शिंदे की पार्टी जीती। तो अब एक तरह से राउंड थ्री फाइनल राउंड है। अब रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में मोर और लेस इट इज गिवन, या परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो एकनाथ शिंदे की पार्टी ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है रियल शिवसेना की तरह। लेकिन जो बीएमसी है यानी जो मुंबई जोन है, उसमें अब ये फाइनल लड़ाई होगी क्योंकि दोनों ठाकरे बंधु भी एक साथ आ गए। तो इसलिए दिलचस्प है क्योंकि शिवसेना यूबीटी को 10% वोट शेयर मिला पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन बॉम्बे यहाँ जो 36 विधानसभा सीटें हैं और जो बीएमसी को कंप्राइज करता है उसमें 24% वोट था। मनसे को 1.5% वोट मिला पूरे राज्य में, लेकिन मुंबई में 7% वोट। और शिवसेना 20 सीटें जीती, उसमें से आधी 10 मुंबई से जीती है, जहां महायुति का 47% वोट शेयर बॉम्बे में है, वहीं शिवसेना और एमएनएस का 31% है, जबकि ये पूरे आप राज्य 24 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, स्टेट 24 इलेक्शन? की बात कर रहे हाँ। हैं ना। तो महिला 59% और 34 था एमबीए के लिए, अदर्स के लिए 7, मुस्लिम्स 22% वर्सेस 72%, मराठी मानुस 58 वर्सेस 34, नॉन नॉन गुजराती में एमबीए ने अच्छा किया 38%। ऐसा नहीं है कि वाइप आउट हो गया, मुझे लगा कि सारा गया होगा बीजेपी अलायंस को। कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करता है। तो 2024 में शिवसेना यूबीटी एमएनएस जो पूरे राज्य में पिटी विधानसभा चुनाव में, लेकिन बॉम्बे में ठीक ठाक प्रदर्शन था उनका, ठीक है, सफाया नहीं हुआ। 11 सीटों पर शिवसेना शिंदे और एकनाथ और यूबीटी की टक्कर हुई थी, उसमें से 6 यूबीटी जीती थी और 5 शिवसेना शिंदे। तो यहां पर उनका एक होल्ड है। अब एक इसमें आर्गुमेंट जरूर है कि जैसा हमने देखा भी स्लाइड में कि 72% मुस्लिम समाज ने वोट किया था एमवीए को, जिसका फायदा शिवसेना यूबीटी को मिला। तो अब क्या ये मुस्लिम समाज का सपोर्ट इतना ओवरवेलमिंग, जब कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं है शिवसेना का, वो मिलेगा क्या? ठीक है, तो एक जहां पे राज ठाकरे का एडिशन हो रहा है यानी और मराठी मानुस का कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन मुस्लिम कंसोलिडेशन जो शिवसेना यूबीटी के फेवर में हुआ था वो कम भी हो सकता है। और बॉम्बे डेमोग्राफिकली अब 40-20-40 के रेशियो में है। 40% मराठी मानुस, 20% मुस्लिम और 40% गैर मराठी, जिसमें गुजराती, उत्तर भारतीय, साउथ इंडियन सेक्टर है। तो 40-20-40 है। तो जो भी 60 का जोड़ बिठा लेगा लार्जली 60% इस डेमोग्राफी का, वो चुनाव निकाल लेगा। तो शिवसेना यूबीटी और एमएनएस को लगता है कि ये 40+20 मुस्लिम प्लस
मराठी मानुस, क्योंकि मुस्लिम्स के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ऐसा उनका मानना है, क्योंकि आ, आ, शिवसेना, यूबीटी और मनसे इज इन द बेस्ट पोजीशन टू डिफीट द बीजेपी। तो अब ये देखना है कि ये कैसे पैन आउट करता है। अभी के हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि मराठी मानुस पे शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस को लीड है, लेकिन बहुत मामूली लीड है, 2% की, यानी 44%। मैं एक बारी नंबर पे आना दूं, स्क्रीन पे डाल भी दूं, बीएमसी इलेक्शन आप जो बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, हु यानी आर यू 40। लाइकली टू वोट फॉर इन बीएमसी इलेक्शन? महिला 50% बीजेपी शिंदे, 22% यूबीटी एमएनएस, 15% कांग्रेस, तो मतलब 50 वर्सेस 37 मोटा मोटा मान लूं। मुस्लिम्स में ऑफ कोर्स 11% बीजेपी शिंदे और ऑलमोस्ट 70%। क्यों आईएनसी आपने सेपरेट क्यों रखा है? अलायंस में नहीं लड़ रहे क्या? कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं है नहीं है? बीएमसी, अच्छा, नहीं आई थॉट है। नेचुरल अलायंस है। ओके 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 नहीं, ओके, कांग्रेस फिर के तो साथ सेपरेट ही अलायंस है, फिर तो सेपरेट ही है। विकास मराठी अघाड़ी मानो हो गई है। तो एनसीपी जो शरद पवार है, पहले तो ये ओपिनियन पोल के साथ साथ थोड़ा, क्योंकि वहां पे मौसम के साथ पार्टीज बदल रही हैं, कौन किसके साथ है बीएमसी के कॉन्टेक्स्ट में, मैं स्टेट के नहीं, क्योंकि सुनने में ये भी आया अजीत पवार और शरद पवार की पार्टी कहीं पे साथ मिलके भी लड़ रही है। तो मुंबई के कॉन्टेक्स्ट में क्या पहले लड़ कौन कौन रहा है, अभी डिफाइंड हो गया है, वो फाइनल है? तो दोनों ही घटकों में टूट हो गई है। तो महायुति में बीजेपी और शिंदे सेना लड़ रही है एक साथ। ओके। महाविकास अघाड़ी में पिछली बार कांग्रेस, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार लड़ी थी। अब ठाकरे बंधुओं का एक अलायंस है, यानी शिवसेना, यूबीटी, मनसे, उसमें एनसीपी शरद पवार भी जुटा हुआ है। तो एक घटक दल ये है, एक अलायंस ये है। तीसरा एक अलायंस है कांग्रेस और वीबीए का, यानी जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, वंचित बहुजन अघाड़ी, उसका। और एनसीपी अजित पवार अलग से लड़ रही है, और शिवसेना, समाजवादी पार्टी, एएमआईएम, वो सब अलग से लड़ रहे हैं। तो लगभग आप कह सकते हैं ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है लार्जली, क्योंकि एनसीपी का उतना प्रेजेंस नहीं है मुंबई में, उनका ज्यादा पुणे, पिंपरी चिंचवड, वेस्टर्न महाराष्ट्र में। तो शिवसेना, शिंदे कांग्रेस प्लस पूरे बीजेपी। स्टेट में, मतलब व्हाट इज द सिचुएशन, कांग्रेस पूरे स्टेट में अकेले ही लड़ रही है या नहीं, अलग अलग रीजन में अलग ये अलग मैच? अलग अलग जगह पे अलग अलग है। कहीं कहीं अच्छा, पे शिवसेना यूबीटी के साथ लड़ रही है, कहीं कहीं पे शिवसेना यूबीटी एमएनएस के साथ भी है वो। तो मैं क्योंकि यहाँ पे क्या जानना है, चाहता हूँ एक चीज, थोड़ा इससे बाहर निकल के, कि वोटर के दिमाग में क्या चलता है? कोई पार्टी तो है ही नहीं अब, मतलब आप किसी जो मतलब देयर इज, एक शिफ्ट आया था जब अजीत पवार इस तरफ आए थे, फिर शिंदे आए थे, अब तो पूरा ही रहता है, मतलब आप इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के लिए वोट कर रहे हैं, पार्टी के लिए कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? देखिए क्या है कि महाराष्ट्र में सिर्फ दो पार्टियां हैं जो एक साथ नहीं आ सकती, वो है कांग्रेस और बीजेपी। वो भी अभी किसी किसी नगर परिषद और इन सब चुनावों में, चुनावों के बाद कहीं कहीं पे दिखा है। हालांकि वो हाइपर लोकल होता है, कांग्रेस और बीजेपी के हम्म, काउंसलर्स या कॉर्पोरेटर्स या जो भी मेंबर्स ने एक साथ वोटिंग कर दिया हो और अपने किसी मेंबर को जिताया हो। लेकिन बाकी सब सारे दल जो है, वो एनसीपी हो, शिवसेना है, वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं एक 2029 की भी सोच के साथ लड़ाई ये है कि अगर बीजेपी को इसी बार 134 सीट आ गई हम्म, और इंडिपेंडेंस के साथ वो खुद की सरकार उसकी बन जाती, 145 की मेजोरिटी है, तो इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी बीजेपी अगर सोलो चली जाती है 2029 में, तो एनसीपी, अजित पवार और शिवसेना शिंदे अचानक क्या करेंगे? करेक्ट। तो क्योंकि शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार कमजोर हो रहे हैं, तो अपोजिशन में भी एक स्पेस है। तो अगर कल को बीजेपी अकेले लड़ना चाहती है, क्योंकि मजबूत हो चुकी है पार्टी, हम्म, तो अपोजिशन स्पेस को कैप्चर किया जाए। तो उसमें एनसीपी, अजित पवार ने अभी से शुरू कर दिया है। कई जगह पे शिंदे सेना और बीजेपी अलग अलग लड़ रही है, जहां पे दोनों दोनों एक हम्म, साथ। तो एक तो इसमें अपोजिशन स्पेस की भी बात है, और दूसरा एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, जिसको कहते हैं क्राउडिंग आउट द ऑपोजिशन, कि अगर पक्ष की ही पार्टी विपक्ष में जाके लड़े, तो विपक्ष का वोट कैप्चर करती है। जैसे बीजेपी मेघालय में सरकार में थी, बाहर लड़ी, संघ असेंबली हुई, क्योंकि उसको भी वोट मिला, हम्म, और बाद में अलायंस में फिर से हाथ मिला करके सरकार बना ली। हम्म। तो क्राउडिंग आउट दी, या तो ऑपोजिशन है। तो बीएमसी बीएमसी बेसिकली तीन लोगों के बीच हो जाता है, जिस तरह मैं देखता हूँ ब्रॉडली, बीजेपी,
एंड शिंदे वर्सेस ठाकरे फैमिली वर्सेस कांग्रेस, और कांग्रेस का भी 20% मुस्लिम वोट बैंक है, वो किस तरफ जाता है थोड़े आंकड़े, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि किस तरफ उनको बेसलाइन स्टार्टिंग पॉइंट तो यही होगा, जैसे ठाकरे का स्टार्टिंग पॉइंट हैज टू बी मराठी मानुस वोट, एंड बीजेपी का मेरे ख्याल से हर तरफ से एक्सेप्ट मुस्लिम वोट। जी, तो ये जो ट्रिपल एम का प्ले है, महिला, मुस्लिम, मराठी मानुस और गैर मराठी। अब महिला स्कीम्स की वजह से लार्जली, क्योंकि हमने देखा है महिलाओं के नीड्स एस्पिरेशन वोटिंग पैटर्न अलग है, तो लाडली बहना स्कीम कंटिन्यूएंस है और अभी रिपोर्ट्स के अनुसार 2-3 इंस्टॉलमेंट पीछे के अटके हुए हैं, वो एक साथ लोगों को मिले हैं अभी जस्ट चुनाव से पहले। तो महिलाओं का सपोर्ट कंटिन्यू है बीजेपी शिंदे अलायंस को। मुस्लिम सपोर्ट जो पहले 72% महाविकास अघाड़ी को था, अब क्योंकि दोनों अलग अलग लड़ रहे थे स्प्लिट हो गया, 41 कांग्रेस और 28 मनसे को मिल रहा है, जिससे कमजोर होगा विपक्ष। मराठी मानुस का सपोर्ट जो सिग्निफिकेंट कंसोलिडेशन आपको महिला में या गैर मराठियों में बीजेपी शिंदे अलायंस के फेवर में दिख रहा है, वैसा नहीं दिख रहा है। लगभग दोनों बराबर है, मगर आप कह सकते हैं कि मार्जिनल लीड है, क्योंकि शिंदे सेना के साथ भी मराठी मानुस वहां पर है। और आप कुछ भी कह लें, कोई भी नैरेटिव चला रहे हो ठाकरे बंधु, देवेंद्र फडणवीस खुद एक मराठी है, करेक्ट। अगर वहां पर एक नॉन मराठी चीफ मिनिस्टर होता तब ये नैरेटिव चलती, है ना, कि गैर मराठियों को आप एज इन बीजेपी तवज्जो दे रही है, भाई चीफ मिनिस्टर तो मराठी है, करेक्ट, अभी मराठी नहीं है भाई। तो ये एक बात है। कहीं ना कहीं एक सेक्शन ऑफ मराठी समाज में ये भी है कि शिवसेना ने यानी यूबीटी ने कांग्रेस के साथ अलायंस करके बाला साहब ठाकरे के प्रिंसिपल के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, तो एक तबका वो भी है जो उनसे छिटक रहा है। राज ठाकरे के आने अमिताभ, राज ठाकरे के आने से नॉर्थ इंडियन वोट तो आपका बिल्कुल ही छिटक जाएगा, जो उद्धव ठाकरे ने थोड़ी बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्ड की थी, या क्या देख रहे हैं आप उस वोट के अंदर? अब मतलब नॉर्थ इंडियन मिल रहा है थोड़ा बहुत, बट ऑफ कोर्स उतना कंसोलिडेशन नहीं होगा, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि जो गैर मराठी वोट है वो लार्जली बीजेपी शिंदे सेना के साथ अलाइड है। तो अगर 40% का मेजोरिटी मिलता है और 20% सॉरी 40% मराठी मानुस का भी एक स्लाइस मिलता है, इसीलिए आपको बीजेपी और शिंदे सेना को 47% वोट शेयर मिला ना, जब मुंबई में चुनाव हुए विधानसभा में, विधानसभा में 47% इस जोन में मिला था। तो यही कारण है कि अब एमएनएस और ठाकरे बंधुओं को लगता है कि भाई कंसोलिडेशन ऑफ मराठी मानुस एंड मुस्लिम, जिसको मामू बोलते हैं एक शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम में, बट वो होता हुआ नहीं दिख रहा है अभी के हिसाब से। तो आज की डेट में अगर मैं सम अप करूं बीएमसी को, आपको दिख रहा है कि पोल पोजीशन में, एडवांटेज पोजीशन में बीजेपी शिंदे ग्रुप है आज की डेट में। तो ओवरऑल पोल पोजीशन में बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट है, क्योंकि उसको मराठी मानुस का भी एक चंक वोट मिल रहा है और उसको गैर मराठी समाज का बड़ा चंक मिल रहा है, और महिलाओं में उसकी सपोर्ट बरकरार है। मिडिल क्लास जो डेवलपमेंट के ऊपर वोट करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से, और उसमें देवेंद्र फडणवीस का एक अच्छा रैपो इमेज है, उसकी वजह से भी वो सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है। सबसे महंगी म्यूनसिपालिटी के बाद अब बीजेपी के फाइनल फ्रंटियर वेस्ट बंगाल पे आते हैं, जहां पे बीजेपी के चुनावों में काफी डिप हुआ है। 2019 में एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग एक उनके लिए विक्ट्री थी, फिर वो 2022 के असेंबली में वोट शेयर ठीक रहा पर ममता बनर्जी की मैसिव विक्ट्री थी, और 2021 के, और अब फिर जाके 24 के अंदर बीजेपी की डिसेंट परफॉर्मेंस थी, पर 19 वाली पीक पे नहीं कहीं से भी पहुंचे थे। तो आज अगर हम पहला आंकड़ा डालें वेस्ट बंगाल का ओपिनियन पोल का, कि परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 5 इयर्स, इसको आप प्लीज डिकोड कीजिए और लोगों को एक्सप्लेन कीजिए। तो जब परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव रेटिंग यानी गुड और एक्सेलेंट लगभग 39% लोग रेट कर रहे हैं सरकार ने अच्छा काम किया है। वहीं इक्वली 41% लोग कह रहे हैं कि पुअर या वेरी पुअर यानी खराब या बहुत खराब काम किया है। यही आंकड़ा आपको बता देता है कि काफी पोलराइज्ड, बाइपोलर, हाईली बाइपोलर चुनाव हमको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। एवरेज 15% है, तो एवरेज को नॉट नेगेटिव माना जाता है, यानी पॉजिटिव ही हुआ एक तरह से। तो अगर आप नेट पॉजिटिव रेटिंग बोलते हैं, एक्सीलेंट प्लस गुड प्लस एवरेज माइनस पुअर माइनस वेरी पुअर, तो ये लगभग 13% की नेट पॉजिटिव रेटिंग जो है वो आज टीएमसी सरकार को है।
अगर आप इसको कॉरेस्पॉन्ड करेंगे वोट शेयर थे, तो भाजपा का वोट शेयर पिछले चुनावों में 37-38% के आसपास रहा है, तो लगभग उतना ही आप कह सकते हैं 41% जो है वो लोग इस सरकार के कामकाज को खराब या बहुत खराब रेट कर रहे हैं। युवाओं में सबसे ज्यादा रेटिंग खराब है, क्योंकि हर जगह हमने देखा है युवा जो है वो लार्जली गवर्नमेंट जो है वो उसके अगेंस्ट उनकी एक सोच और मेंटालिटी रहती है। बिहार में भी हमने देखा था और कई राज्यों में देखा। वेरी इंटरेस्टिंग अमिताभ, युवा के दोनों एक्सट्रीम हाईएस्ट है। मैं 18 to 24 देख रहा था, एक्सीलेंट 26%, जो गुड में 5, एवरेज में 14, एक्सीलेंट 26, पर वेरी पुअर 33%, पुअर 15। तो युवा जो बोल रहा है मतलब बहुत जोश से जा रहा है। जो अच्छा लग रही है सरकार तो एक्सीलेंट जा रहा है, गुड नहीं जा रहा। खराब लग रही है तो वेरी पुअर जा रहा है, पुअर नहीं जा रहा। हाँ, एक तो काफी पोलराइज्ड यहाँ पे दिख रहा है हमको, लेकिन जो ओवरऑल नंबर है उससे ज्यादा नेगेटिव की तरफ टिल्ट है यहाँ पर, क्योंकि वेरी पुअर 48% है, जो ओवरऑल 41 है, और गुड सिर्फ 31 है, गुड और एक्सेलेंट, जो ओवरऑल 39 है। यानी गुड कम है और नेगेटिव ज्यादा है, इसलिए नेट नेगेटिव रेटिंग है युवाओं में। एक्चुअली एक तरफ से आप कह सकते हैं पॉजिटिव रेटिंग्स में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज, जो कि ऑब्वियस है, उसमें आपको देखने को मिलता है। तो अब आते हैं, तो ये जो फैक्टर्स चल रहे हैं, क्योंकि काफी देर से सरकार भी है, तो सीएम की रेटिंग मुझे लगता है कौन सा चेहरा है जरूरी है, और आपने कवर भी की है। हु डू यू विश टू सी एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल? इसमें ममता बनर्जी लीड्स, पर 35% है, कोई बहुत मैसिव नंबर नहीं है। बीजेपी 14%, सामने भट्टाचार्य, अभिषेक बनर्जी, चलो इनको भी जोड़ दो तो 40% हो जाएगा टीएमसी का। सुवेंदु अधिकारी 20%, एंड दिलीप घोष 5.9। तो अगर मैं बीजेपी और टीएमसी दोनों को जोड़ूं तो दोनों का ही लगभग सेम सा ही आसपास ही है। करेक्ट। तो ममता बनर्जी क्लियर लीडर है 35%, जो भी सेकंड है यानी जो शुभेंदु अधिकारी 21% पर। लेकिन जैसे ही हम टीएमसी के दोनों लीडर्स को ऐड कर दें तो वो 41% हो जाता है, यानी दोनों ममता और अभिषेक बनर्जी, और बीजेपी के 3 लीडर्स को ऐड कर दें तो ये भी 41% हो जाता है। यानी ममता बनर्जी सीएम की रेस में आगे है, लेकिन बीजेपी के पास एक कंबाइंड लीडरशिप है, एक एरे ऑफ लीडर्स है, जो आपको बिहार में भी हमको देखने को मिला एनडीए में, ठीक है, जहां महागठबंधन में 1 लीडर, बिहार में 4-5 लीडर्स, करेक्ट। तो उससे क्या होता है कि अलग अलग कम्युनिटीज का वोट आपको ऐड होता है। तो एक ये पॉजिटिव, मतलब दोनों बातें हैं इसमें, कि एक है कि भाई ममता बनर्जी क्लियर आगे है, दूसरा है कि भाई कंबाइंड बेसिस पर बीजेपी के भी लीडर्स की रेटिंग लगभग बराबर है। और इसमें भी अगर हम ब्रेकअप में चले जाएं कि कौन समाज, या तो यूथ में बीजेपी के लीडर्स की रेटिंग ज्यादा है, जो ऑब्वियसली हमारे पहले क्वेश्चन से लिंक कर रहा है, क्योंकि वहां पर डिससेटिस्फैक्शन ज्यादा है। एससी, एसटी और ओबीसी समाज में बीजेपी सीएम्स की रेटिंग ज्यादा है, यानी बीजेपी लीडर्स की। वहीं हिंदू जनरल कैटेगरी, जिसको अपर कास्ट, फॉरवर्ड कास्ट या भद्रलोक कहा जाता है, और मुस्लिम समाज में ममता बनर्जी या टीएमसी के लीडर्स की सीएम प्रेफरेंस ज्यादा है, जो कि ऑब्वियसली फिर से एकदम ऑलमोस्ट नॉर्मल नेचुरल बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित बात इस रिजल्ट में नहीं है। पर अमिताभ, हमने बिहार में भी देखा था कि बीजेपी के किसी एक सिंगल लीडर की बहुत नहीं थी, पर कंबाइंड वो एक रेटिंग अच्छी बन रही थी, और वो रिजल्ट में देखा। तो बीजेपी इससे पॉजिटिव लेगी कि हमारी, वैसे बीजेपी बोलती है हम लीडर के ऊपर नहीं संगठन पे चुनाव लड़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर बीइंग एन एक्सेप्शन आई थिंक। बाकी तो किसी स्टेट में वो अपने संगठन को ही ब्रॉडली मानते हैं, या यूपी कुड बी एक्सेप्शन, जब यूपी पे आप आओगे तब देखेंगे जब चुनाव आएगा। तो ब्रॉडली बीजेपी का तो वैसे ही कह रहा है कि हमारी आइडियोलॉजी है, हमारा कार्डर है, हमारा एक डिफाइंड विजन है, उसके लिए वोट करते हैं। तो उनके लिए तो ये नंबर्स डिसेंट हैं कि अगर उनका कंबाइंड एक क्रिज्मेटिक लीडर 2-3 चुनाव जीता है उससे मैच कर जाता है, तो बीजेपी विल फील सैटिस्फाइड विद दिस। व्हाट इज योर चुनाव बीजेपी के लिए यहाँ पे जीतना मुश्किल है, लार्जली सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट या इश्यूज या मुद्दों के ऊपर बीजेपी अपना कैंपेन यहाँ पर करेगी। तो क्योंकि ममता बनर्जी की रेटिंग अभी भी डिसेंट है 35%, तो उस लिहाज से बीजेपी के 3 लीडर्स की रेटिंग मिलाकर के 40% है,
तो उनके लिए एक ये पॉजिटिव बात है, इस सवाल में पॉजिटिव मैसेज है। वेस्ट बंगाल विन, मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या हैं चुनाव के? इंपॉर्टेंट इश्यूज चुनाव के ये हैं, और ये बीजेपी इस पे एटलीस्ट फोकस कर रही है, बातें कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए 33%, लॉ एंड ऑर्डर वुमेन सेफ्टी 19%, प्राइस राइज 6%, करप्शन 18%, डेवलपमेंट 10%, कम्युनल पोलराइजेशन सरप्राइजिंगली सिर्फ 3% है। बीजेपी जितना भी इस पे शोर मचाती है, फॉर पीपल देयर, वो इसको बहुत मेजर इशू नहीं मान रहा है। वुड हैव थॉट ये ज्यादा होगा, ये काफी ज्यादा होगा। SIR 2.4, बंगाली अस्मिता रीजनलिज्म तो आपका 1.5, अदर्स कांट से। तो पहले जब मैं कम्युनल पोलराइजेशन पे आऊंगा कि जमीन पे लोग नहीं फील कर रहे कि कम्युनल पोलराइजेशन हो रही है इस समय। देखिए, हो सकता है जमीन पे लोग फील कर रहे हो, लेकिन उसको वो मुद्दा नहीं समझ रहे या उस मुद्दे पे वोट करने की बात नहीं कर रहे। जो ब्रेड एंड बटर इश्यूज है, जैसे बेरोजगारी ब्रेड एंड बटर इशू है अक्रॉस स्टेट्स। करप्शन करप्शन वहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट का भी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम के ऊपर एक ऑर्डर है। वुमेन सेफ्टी, कई सारे आरजी कार संदेश खाली से लेकर ही कई सारे इंसिडेंट्स हुए। तो लार्जली लोगों ने इस सवाल पे, जो उनके ब्रेड एंड बटर इश्यूज हैं, जो रियल लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, करप्शन, विकास, लॉ एंड ऑर्डर, वुमेन सेफ्टी, इनको टॉप 5। क्योंकि SIR वोट चोरी हमने बिहार में भी देखा था। शुरू शुरू में जरूर बिहार में वो इशू में आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो यात्रा खत्म हुई और लिस्ट वगैरह बन गई, उसके बाद वो इशू वहां भी उस तरह से बन नहीं पाया था। वो वैसे भी एक बहुत फैक्चुअल इशू है। अगर 50,000 लोगों के वोट कटे हैं, मैं बोलता हूँ एक सीट में भी, तो वो जब सड़क पे खड़े होंगे वो दिखेगा। वो दिखा ही नहीं बिहार में कि 50,000 लोग आके खड़े हो रहे हैं। और ये तो मैं डे वन से है, क्योंकि जितना ऑपोजिशन ने इसको मुद्दा बनाया, एक बारी जब ये इशू आया था पब्लिक लाइट में, मुझे लगा कि बहुत सीरियस मुद्दा है, ये ऑपोजिशन को बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया अगर ऐसे आप काट रहे हो तो। पर 3 दिन में समझ आ गया कि लोग सड़क पे आ ही नहीं रहे। अगर आपके परिवार में किसी का वोट कटे तो और इस समय तो सबकी अटेंशन थी कि हमारा वोट है नहीं है, सबने चेक किया, आपने भी किया होगा, सबने किया। तो वो जहाँ के लोग 5,000 लोग इकट्ठा हों तो वो छुप ही नहीं सकता सोशल मीडिया के जमाने में। एक जगह मुझे ऑर्गेनिक 5,000 की भीड़ भी नहीं दिखी, लाख 2 लाख की तो बात छोड़ो। तो व्हेन कोई, जो हम कोर्ट में बोलते हैं कि अगर किसी का ग्रीवियंस ही नहीं है, कोई अफेक्टेड पार्टी ही नहीं है, तो फिर आप बात क्या कर रहे हो कोई बिना अफेक्टेड पार्टी के? तो वो तो मुझे लगा ही नहीं था ऐसा यार कुछ बढ़ेगा। पर मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने स्ट्रेटेजिकली एक बात नोट करी इस चुनाव में कि सडनली बीजेपी बात कर रही है कि वेस्ट बंगाल कितना इकोनॉमिकली प्रॉस्परस था, कितना इंडस्ट्रियलाइज था 30s में, 40s में, 50s में, 60s में, और बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन चार्ट्स डाल रही है, जो मेरा नहीं ख्याल पिछले चुनाव में बहुत ज्यादा ऐसा अटेम्प्ट किया गया था। तो वो एक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के आपकी स्टेट की पर कैपिटा क्या है। और कलकत्ता, वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल पावर हाउस सब अंग्रेजों के टाइम पे तो हब ही था कॉमर्स का, एक्टिविटी का, पोर्ट का। और वो क्या उसका रेजोनेंस आ रहा है, द लॉस्ट इकोनॉमिक ग्लोरी, चाहे वो पहले कम्युनिस्ट की वजह से इंडस्ट्री भागी हो, चाहे फिर सिंगूर और नंदीग्राम में भी आपने वही रूट लिया, मोर कम्युनिस्ट देन कम्युनिस्ट, और इंडस्ट्री और डेवलपमेंट जो नहीं आई। तो 2025 में क्या ये मुद्दा बनता दिख रहा है कि हमारे स्टेट में इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्स होने के बाद, पोर्ट होने के बाद, अंग्रेजों के यहाँ से ही इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने के बाद, आज हमारा GDP पर कैपिटा इतना पीछे क्यों हो गया? मुंबई क्यों नहीं है, कलकत्ता? देखिए, युवाओं में अगर डिससैटिस्फैक्शन है गवर्नमेंट को लेकर के, और सीएम रेटिंग में अगर बीजेपी की लीडर्स की कंबाइंड रेटिंग टीएमसी के लीडर्स की रेटिंग से ज्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है, प्राइस राइज मुद्दा आ रहा है, तो इसका मतलब है, और बीजेपी खुद जैसे आप कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेटेजिकली अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम या पोलराइजेशन या हिंदुत्व की बात ना करते हुए अब कैसे वेस्ट बंगाल एक पावर हाउस हुआ करता था इसकी बात कर रहा है, तो स्ट्रेटेजिकली उनको भी आभास हो रहा है कि भाई ब्रेड एंड बटर इश्यूज जो है वो ज्यादा शायद क्लिक करें, क्योंकि हिंदुत्व की एक लिमिटेशन है, क्योंकि वहां का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वहां पर, अगर हम 2011 सेंसस की भी बात करें तो 27% मुस्लिम आबादी है, और इस माहौल में उसमें से 10% से ऊपर बीजेपी को मिलना, मुस्लिम सपोर्ट डिफिकल्ट है, जो कि 2.5-3% ट्रांसलेट होता है। 106 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम समाज की आबादी जो है वो 25-30% से ऊपर है। इसमें से टीएमसी 101 सीटें जीती थी 2021 के चुनाव में,
और 100 कितने में से 101 जीती थी? 100 106 में से 101। ओला 98 101। 97% विन हाँ, रेट। हाँ, और 294 की असेंबली है तो 148 की मेजोरिटी। हम्म 100 सीट्स टीएमसी को लगभग यहीं से मिलता है और हम्म 50 सीटें उसे चाहिए। आप समझ लो 200 जो बाकी सीटें हैं हम्म हम्म जो हिंदू डोमिनेंट या हिंदू कम्युनिटी इन्फ्लुएंस, हम्म तो डेमोग्राफिकली भी एक चैलेंज है और सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसा है हम्म कि आपको हिंदुत्व की एक लिमिटेशन है, जिसकी वजह हम्म से आई थिंक स्ट्रेटेजिकली बीजेपी इकोनॉमिक्स और डेली इश्यूज और इन सब की बातों को उठाए तो ही उनको बेनिफिट हो। हम्म हम्म, हम्म। और ये पर जो ये है, क्योंकि मैं भी देख रहा था जीडीपी में वेस्ट बंगाल 25वें रैंक पे है। एंड अगर आप 1960s या 50s में जाएं तो आई प्रिज्यूम टॉप बहुत अच्छी पोजीशन थी उसकी, एक्चुअल आंकड़ा देख लिया जाएगा। बट ये आपके हिसाब से कोर मुद्दा नहीं बना है भी, जैसे सिंगूर नंदीग्राम एक कोर मुद्दा बन गया था कि हमारे स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं है, वो एक तरह से कोर मुद्दा नहीं बना। उससे भी ऊपर अभी और मुद्दे और रीजनल फैक्टर्स और आपकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये सब का मिश्रण है। इट इज नॉट द कोर होल बिग इशू। तो मिश्रण है क्योंकि वो कैंपेन पे भी डिपेंड करता है ना, किस टाइप का आप कैंपेन रन करते हैं। अभी तो एसआईआर की चर्चा है, लेकिन एसआईआर मुद्दे के रूप में पब्लिक उसको रिजेक्ट कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर सबसे टॉप मुद्दा है लगभग 30% लोगों का, सो अनएम्प्लॉयमेंट इन द एंड, अनएम्प्लॉयमेंट इज एन एंड रिजल्ट ऑफ जो आप बात कह रहे हैं। भाई अगर जीडीपी ग्रोथ में डिक्लाइन है, पर कैपिटा इनकम में डिक्लाइन है, 25th जीडीपी रैंक स्टेट अगर है, बीमारू राज्यों में वेस्ट बंगाल भी आ सकता है, एक डिबेट हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि उसकी वजह से बेरोजगारी ज्यादा होगी, जो कि बेरोजगारी सबसे टॉप मुद्दे पे आज मैं बंदों आना को। चाहता हूँ कि अब लोकल एमएलए, क्योंकि आपने कहा बहुत सीट बाय सीट चुनाव होगा, हाउ लाइकली आर यू वोट फॉर द इनकम्बेंट एमएलए? वेरी लाइकली 26%, अनलाइकली टू वोट 25%, मे बी विल वोट 6%, हाईली अनलाइकली 24%। तो किस तरह देखा जा रहा है लोकल एंटी इनकम्बेंसी कंपेयर टू अदर स्टेट्स एमएलए की कैसी है? लोकल एंटी इनकम्बेंसी हाई है। 50% लोग कह रहे हैं हम अपने एमएलए को वोट नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें से 25%, आधा लोग कह रहे हैं कि हम उस पार्टी को वोट करेंगे अगर वो कैंडिडेट चेंज कर दिया। तो 25% लोग तो अपने एमएलए से खुश हैं, 50% लोग नाराज हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ आधे 25% लोग ही पार्टी से भी नाराज हैं। अगर वो एमएलए चेंज कर दिया जाता है तो लोग उसको वोट करेंगे, यानी टिकट डिनायल्स हमको इजीली 25% के अपवर्ड्स में देखने को मिल सकता है। एंड टीएमसी क्या हिस्टोरिकली टिकट्स काटती है ज्यादा, या टीएमसी कंजर्वेटिवली अप्रोच लेती है? क्योंकि जो पार्टीज सिंगल पर्सन कंट्रोल होती है वहां पे फेवरेटिज्म या जिनसे रिश्ते अच्छे हैं उनका काटना मुश्किल हो जाता है टिकट। आई थिंक 3 टर्म एमएलए या कुछ उनके 70 या 80 होंगे, ठीक है, लेकिन टीएमसी देखने की जरूरत है। लेकिन टीएमसी की अगर हम लोकसभा की देखें जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, तो अच्छी खासी टिकटें जो है वो टीएमसी कट करती है अपने लोगों को, ठीक है, फ्रेश फेसेस लाती है टू न्यूट्रलाइज। कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, पठान, यूसुफ पठान जिसने उसको हराया, हाँ, उनका क्या तो हो रहा है? मैं अधीर रंजन चौधरी का क्या सुनने में आ रहा है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री से कहा मिल रहे हैं, एकदम से अलग मोड में दिख रहे हैं। तो क्या इसमें कुछ दम दिख रहा है कि ही कैन ज्वाइन बीजेपी? नहीं, एसेंशियली अगर आप अधीर रंजन चौधरी हैं और कांग्रेस में हैं, तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक कंफ्यूज पोजीशनिंग है वेस्ट बंगाल को लेकर के, उनकी स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है। तो वेस्ट बंगाल कांग्रेस तो चाहेगी कि भाई टीएमसी हारे, यानी जो दिल्ली में कांग्रेस का रोल था कि भाई आम आदमी पार्टी हारे, हम अच्छा लड़ेंगे, वोट लाएंगे, उससे आम आदमी पार्टी हार जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, अगले 5 साल में हम इस वोट को रिक्लेम करेंगे। हम्म हम्म तो अगर आप अधीर रंजन चौधरी हो या हम अधीर रंजन चौधरी हो, और स्टेट प्रेसिडेंट तो नहीं है अभी वो, लेकिन अगर आप टॉप लीडर में हैं तो आप तो यही चाहोगे। लेकिन अगर सेंट्रल लीडरशिप की स्ट्रेटजी है कि नहीं भाई चलने दो, कोई बात नहीं,
बीजेपी आ जाएगी या टीएमसी इंडिया ब्लॉक का ही हिस्सा है ना। तो क्योंकि कंफ्यूज पोजिशनिंग है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि भाई हम कौन सी डायरेक्शन ले, और वहां के स्टेट लीडर्स के लिए तो अग्रेसिव पोजिशनिंग ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, नहीं तो वो सब लोग टीएमसी चले जाएं। जो लोग बच गए हैं कांग्रेस पार्टी में, इसमें ये भी समझना जरूरी कि भाई इसका जो वोट शेयर कैसे चेंज हुआ। 2006 तक तो टीएमसी एनडीए का हिस्सा थी, ठीक है। अब 2011 में टीएमसी जीतती है, उस वक्त वो कांग्रेस का वोट शेयर लेती है। 2016 में फिर जीतती है, तो उस वक्त मुस्लिम वोट ऑफ लेफ्ट ट्रांसफर होता है टीएमसी को, तो लेफ्ट थोड़ा और कमजोर होता है। फिर 2021 में हिंदू वोट ऑफ लेफ्ट ट्रांसफर होता है बीजेपी को, तो बीजेपी उठती है। हाँ, तो बीजेपी उठ जाती है और लेफ्ट और कांग्रेस जीरो। तो टीएमसी को कांग्रेस का वोट मिला है और लेफ्ट का मुस्लिम वोट मिला है। बीजेपी को लेफ्ट का हिंदू वोट मिला है और कांग्रेस का एक साइजेबल सेक्शन ऑफ डिसेंट सेक्शन ऑफ हिंदू वोट मिला। तो इस तरह से ये हुआ है। तो अब इसीलिए अधीर रंजन चौधरी शायद बीजेपी के इंटरेस्ट, सॉरी कांग्रेस के अगर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बोले, कांग्रेस के हम जनरली लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो किसी भी चुनाव में, एटलीस्ट वेस्ट बंगाल चुनाव में रोल नहीं है। ममता बनर्जी का हारना उनके लिए अच्छा है, क्योंकि जो आप आंकड़े दे रहे हैं, अगर मुस्लिम वोट पूरा एक तरफ कांग्रेस में अपना होप देखे अगले चुनाव में, इस चुनाव के बाद, तो वो 100 सीटों में तो डे वन वाइबल बन जाते हैं। 106 सीटों में तो डे वन दे आर वाइबल इफ मुस्लिम वोट इन ब्लॉक डिसाइड्स टू vote for Congress against BJP. Maybe not now, but if TMC is not in power, तो वो तो फिर उनका दिल्ली से बेटर केस है, क्योंकि दिल्ली में कोई कंपल्सरी नेचुरल वोट बैंक नहीं है उनका उस तरह से। अब देखिए वहां पे भी पहले लेफ्ट और कांग्रेस की लड़ाई थी, फिर टीएमसी और लेफ्ट की लड़ाई हुई, यानी कांग्रेस टीएमसी का वोट ले लिया, फिर टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई, यानी लेफ्ट का वोट बीजेपी के पास आ गया। अब इस तरह से तो कांग्रेस का ही वोट टीएमसी पे के पास है, क्योंकि टीएमसी इज द रियल कांग्रेस और हैज इमर्ज्ड एज द रियल कांग्रेस ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ऑफ कोर्स उनके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट से ये अच्छा है कि टीएमसी ये चुनाव हारे, और क्योंकि फिर से वही बात घूम करके आती है कि भारत में कोई भी रीजनल पार्टी नहीं है जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप बीजेपी के साथ ना रहा। आज सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही हाथ नहीं मिला सकते, कोई भी रीजनल पार्टी बीजेपी के साथ ऑलरेडी पहले अलायंस कर चुकी है। ओवर द टेबल या अंडर द टेबल भी डीलिंग्स बीजेपी के साथ हुई हैं, इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी। आरजेडी जब 1990s में सरकार बनी, जब पहली बार आए सरकार लालू की या मुलायम सिंह यादव की भी, तो उस वक्त क्योंकि जनता दल के साथ अलायंस था, बीजेपी का सपोर्ट ट्रस्ट वोट के टाइम उनको मिला था, तभी उनकी सरकार बनी थी। तो मुस्लिम वन शेप और फॉर्म बीजेपी के साथ रिश्ते सबने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डीएमके वाज पार्ट ऑफ एनडीए, टीएमसी वाज पार्ट ऑफ एनडीए, बीजेडी वाज पार्ट ऑफ एनडीए, जेएमएम वाज पार्ट ऑफ एनडीए, लोकदल वाज पार्ट ऑफ एनडीए, एआईएडीएमके पार्ट ऑफ एनडीए, ठीक है। टीडीपी तो खैर चलो अभी है ही। तो इसलिए अब वो लॉन्ग टर्म बात है, और क्योंकि ममता बनर्जी अगर ये चुनाव जीतती है, तो उसके बाद वो उनके नेशनल एम्बिशंस भी आएंगे और इंडिया ब्लॉक में खटपट बढ़ेगी, क्योंकि वो इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप के लिए वो फिर वही जो पिछली बारी पूरा सर्कल हुआ, और उसको रीजनल पार्टी जैसे अखिलेश, लालू, ये लोग उनको बैक भी कर सकते हैं। जी, अब मैं आ जाता हूँ अंतिम समय पे, जब आप बोल रहे हैं कि विच पार्टी अलायंस वोट शेयर क्या लग रहा है जो अप्रैल में चुनाव होने जा रहा है। टीएमसी एट 39.6%, बीजेपी एट 30%, आईएनसी लेफ्ट एट 7%। तो अभी तो एक क्लियर लीड अब टीएमसी की दिखा रहे हैं 9%। सब्सटैंशियल, वेरी सब्सटैंशियल लीड अभी तो। देखिए अभी जो लीड है वो वही लीड है जो पिछले चुनाव में और लोकसभा चुनाव में टीएमसी को रही है। टीएमसी को 8%, 7-8% से लेकर 10% तक की लीड पिछले कुछ चुनावों में, जब से बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई शुरू हुई है। अभी भी 9% की लीड है। अब ये 9% आ कहां से रहा, अगर आप देखें तो 12% की लीड है महिलाओं में, 43 वर्सेस 31। वो ट्रांसलेट होता है 6% वोट शेयर में, क्योंकि आधी आबादी।
और 6% की लीड है पुरुषों में, 37 - 31, यानी ये 3% वोट में ट्रांसलेट होता है। यानी ये जो 9% वोट शेयर है, जो लीड है आज टीएमसी को 40 - 31 अप्रॉक्स, उसमें से 6% महिलाओं से आ रहा है, 3% पुरुषों से आ रहा है। ठीक है, अभी लगभग 20% वोटर अनडिसाइडेड या कांट से है, 18.5%, यानी 1 आउट ऑफ एवरी 5 वोटर अनडिसाइडेड है। यानी बीजेपी को इस अनडिसाइडेड वोटर में से चंक, एक बड़ा चंक लेना है, आधा, तब जाकर के तो वोट शेयर बराबर होगा, और बाकी जो आधा चंक बचेगा 9%, उसमें उसको लीड लेनी है। अभी इसमें कास्ट नहीं दिख रहा, कास्ट नीचे है। अगर कास्ट की बात करें तो मुस्लिम समाज में टीएमसी को 50% की लीड है, तो अगर लगभग 30% आबादी है तो 15% वोट शेयर यही हो जाता है। और हिंदू जनरल कैटेगरी में भी टीएमसी आगे है, यानी टीएमसी मुस्लिम समाज और जनरल कैटेगरी में, जिसको भद्र लोग बोलते हैं, उससे 16% की लीड उसको आ रही है। जबकि बीजेपी को एससी, एसटी और ओबीसी में लीड है। तो बीजेपी कैचअप कर रही है उस लीड में, जितना भी कैचअप कर पा रही है। 50% दोनों है, मुस्लिम प्लस भद्रलोक इज अराउंड 50%, एससी, एसटी, ओबीसी इज अराउंड 50%। यहाँ पर बीजेपी को 7% की लीड है वोट शेयर टर्म्स में, तो 16 - 7, 9% की लीड अभी भी टीएमसी को है। तो अभी क्या चाहिए बीजेपी को यहाँ से? ये 18 में से, या 18 में से जो अनडिसाइडेड है, एक बड़ा चंक अपनी तरफ चाहिए, या ये जो मुस्लिम लीड आ रही है 13% की, 13-14% की टीएमसी को, उसमें कोई पार्टी चाहिए एआईएमआईएम जैसी, जो कि सेंध मारे। ठीक है, तो क्या कांग्रेस और लेफ्ट वो कर सकते हैं? वहीं पर अधीर रंजन चौधरी का रोल आ जाता है। मुर्शिदाबाद, मालदा, इन रीजन्स में उनकी पकड़ है, जहां पर मुस्लिम आबादी मजबूत ज्यादा है। ओवैसी चुनाव लड़ नहीं रहे यहाँ पर, क्योंकि अभी तक कोई हलचल नहीं है। उनकी ममता बनर्जी से मेरे हिसाब से अच्छी बनती है, तो उन्होंने अभी तक कोई इसके बारे में हलचल नहीं करी है। हुमायूं कबीर एक खुद से लड़ेंगे, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी वैसी नहीं है कि वो कोई बड़ा डेंट कर सके। मैं अमिताभ इसमें एक बात पे आना चाहूंगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंगली बीजेपी नॉर्थ में जब शुरू हुई थी, क्या जाता था कि अपर कास्ट है, जनरल कास्ट है, ब्राह्मण बनिया पार्टी है, फिर वो ओबीसी नॉर्थ में, अब मेरे को लगता है वो बात पुरानी हो गई। पर बहुत इंटरेस्टिंगली वेस्ट बंगाल में उसको जनरल कास्ट का ही सपोर्ट नहीं है सिर्फ। अगर जनरल कास्ट का सपोर्ट होता, जो उसकी स्टार्टिंग स्ट्रेंथ थी, तो अगर जनरल कास्ट का सपोर्ट होता तो वो चुनौती बहुत बड़ी दे रही होती। तो ये जनरल कास्ट जो भद्रलोक एसेंशियली इज द मिडिल क्लास, अपर क्लास, रिच क्लास ऑफ बंगाल। अब इनमें कल्चर, लैंग्वेज, बंगाली हिस्ट्री, अस्मिता जो है वो यहाँ पे प्ले करते हैं। तो समहाउ बीजेपी ये भद्रलोक को ब्रेक नहीं कर पाई। ठीक है, उनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं रहा। स्वपन दासगुप्ता से कोशिश करी, वो नहीं चला। सुकांता मजुमदार, अब सैमिक भट्टाचार्य को वो लेकर के आए हैं। तो ये जो एक, और यहाँ पर अपर कास्ट आबादी भी अच्छी है, अच्छी खासी है, 20, 22, 23% आबादी। तो इसमें पुराना कांग्रेस वोट दिख रहा है कि जनरल कास्ट भी और उधर से मुस्लिम भी आ रहा है, एक दलित नहीं है वो ममता बनर्जी। इसमें ब्रेक नहीं हो रहा है। मटुआ समाज में अच्छा होल्ड है, जिसकी वजह से एससी में बीजेपी आगे, एसटी में एससी समाज भी 24% है। तो या तो फिर एक सिग्निफिकेंट डेंट इस भद्रलोक में अपर कास्ट जनरल कैटेगरी में करना पड़ेगा। वहां पर ये इकोनॉमिक इश्यूज, बंगाली अस्मिता को काउंटर करने के लिए, ये इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ बंगाल पर से है, फ्रॉम एन इकोनॉमिक पावर हाउस। वो अस्मिता ही आर्गुमेंट है एक तरह से, वो यहाँ पे यूज हो सकता है। वो अस्मिता आर्गुमेंट भी है, बट उसको पंचर करने के लिए कि अस्मिता की बात हम कर रहे हैं, बट किस अस्मिता की बात कर रहे हैं? लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री यस, बट इकोनॉमिक्स मे बी नो। करेक्ट। तो ये है, अच्छा इंटरेस्टिंग चुनाव है, चैलेंजिंग है। जी अमिताभ, थैंक यू, आपने समय दिया है, सब डिस्कस किया। जब आप असम का करेंगे तब मैं जानना चाहूंगा कि वहां पे डेमोग्राफिक्स और भी डिफिकल्ट हैं, और भी डिफिकल्ट डेमोग्राफिक्स हैं बीजेपी के लिए, पर वहां जीतती है। नहीं, तो वहां वाली बात हो जाती है ना कि किस पॉकेट्स में कंसंट्रेटेड। अब यहाँ पर 106 सीटें हैं आउट ऑफ 294। आसाम में
मुस्लिम इन्फ्लुएंस सीट 26 है सिर्फ ये डिलिमिटेशन के बाद, कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन और श्रिंक हो गई। तो उन सीटों में मार्जिन ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से वोट शेयर गैप आपको कम दिखेगा, लेकिन सीटों का गैप आपको ज्यादा दिखेगा। जो लोकसभा में भी, अगर लोकसभा में आप देखें तो वोट शेयर गैप 2-3% का है, बट सीटें तो मुझे लगता है, सीटें ध्यान नहीं 10-3 या बहुत ऐसे ही, अच्छा गैप है। हाँ, हाँ, क्योंकि जो मुस्लिम पॉकेट वाली सीट है उसी में कांग्रेस 10 लाख की मार्जिन से जीती। तो आसाम की भी इंटरेस्टिंग स्टोरी अगले हफ्ते करेंगे 13 तारीख। जी जी, थैंक यू मिताब सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।